हेलो विद्यार्थियों, वेरी गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन का पार्ट थर्ड। यानी अभी तक हमने तीसरा हिस्सा हम आपके सामने शिक्षा का रख रहे हैं। जो पहला पार्ट था उसमें शिक्षा का अर्थ, उसकी भूमिका, उसके प्रकार यानी लेवल्स ऑफ एजुकेशन, उसके रोल की हमने बात की थी। फिर सेकंड पार्ट हमने पढ़ा जिसमें हमने पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात की, यानी जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, वो किस दृष्टिकोण से शिक्षा की चर्चा करते हैं, शिक्षा की भूमिका को देखते हैं। जिसमें हमने पहले लेक्चर में 2 पर्सपेक्टिव प्रस्तुत किए थे और डिस्कस किए थे। यहाँ पर कौन कौन से थे? पहला फंक्शनलिस्ट यानी प्रकार्यवादी, और दूसरा जो था वो था आपका संघर्षवादी यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो उसके आगे के 2 और पर्सपेक्टिव हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, और दूसरा फेमिनिस्ट यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्य। तो 2 और दृष्टिकोण हैं जिनके आधार पर हम शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे कि ये दृष्टिकोण शिक्षा को कैसे देखते हैं या शिक्षा की भूमिका को कैसे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी जो दृष्टिकोण है वो कक्षा में, खेल के मैदान पर और स्कूल के अन्य स्थानों पर जो सोशल कांटेक्ट होता है, सामाजिक संपर्क होता है, उस पर बल देता है, उस पर फोकस करता है। यानी स्कूल में या स्कूल के किसी भी स्पेस में, चाहे वो वहाँ का प्लेग्राउंड हो, कक्षा हो या कोई और मंच हो स्कूल का, वो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है विद्यार्थी और टीचर के बीच, विद्यार्थी और विद्यार्थी के बीच, विद्यार्थी और स्कूल या विद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रिंसिपल है या अन्य कर्मचारी हैं, उन सब के बीच जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, संपर्क होता है, उस पर फोकस करता है ये मेथड। तो ये पर्सपेक्टिव स्कूल में जो बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनके ऊपर बल देता है कि कैसे वो सारी चीजें जो हैं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का, एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और बच्चा भविष्य में कैसा बनता है। ठीक है, चलिए। अनेक अनुसंधानों से ये पता चलता है कि स्कूल में होने वाले सामाजिक संपर्क यानी सोशल कांटेक्ट और अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन लैंगिक भूमिकाओं के विकास को प्रभावित करते हैं और विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं से जुड़ी शिक्षकों की अपेक्षाएं भी उनके सीखने की प्रक्रिया को, उनके एटीट्यूड यानी उनकी अभिवृत्ति को और उनके दृष्टिकोण यानी उसके परसेप्शन को प्रभावित करते हैं। फिर से देखिए इस पॉइंट को कि अनेक रिसर्च ये बताती हैं कि स्कूल में जो भी टीचर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच, विद्यार्थी के बीच और विद्यार्थियों के अपने बाकी प्रशासन के साथ जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं, उनसे बहुत सारी भूमिकाएं जो हैं, खासतौर से लैंगिक भूमिकाएं बच्चा सीखता है या उसको प्रभावित होती हैं। विद्यार्थियों की जो बौद्धिक क्षमता है उसको कौन प्रभावित करता है? शिक्षकों की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, शिक्षकों की अपने विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, इससे उनके सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, उनकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, उनका एटीट्यूड प्रभावित होता है, उनकी अभिवृत्ति प्रभावित होती है और उनका परसेप्शन यानी विद्यार्थियों का परसेप्शन, उनका दृष्टिकोण भी प्रभावित होता है। तो शिक्षकों की जो अपेक्षाएं होती हैं अपने विद्यार्थियों से, वो बच्चों की या विद्यार्थियों की इन सब चीजों को भी प्रभावित करते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याओं का आधार सामाजिक संपर्क और अपेक्षाओं में निहित होता है। यानी जो क्लास में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आसानी से बच्चा नहीं समझ पा रहा है, कोई चीज़ ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, या स्लो लर्नर है यानी चीज़ को बहुत धीरे धीरे सीखता है, 2-4 बार बताने पर सीखता है, एक बार में नहीं समझ पाता है, जल्दी भूल जाता है। तो ये बहुत सारी जो शैक्षणिक समस्याएं आती हैं, वो उनका जो आधार है वो क्या है? संपर्क और शिक्षक के साथ उनका संपर्क और शिक्षक से उनकी अपेक्षाएं। ये बहुत हद तक बच्चों की शैक्षणिक समस्याओं को तय करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी के विद्यार्थी के विषय में एक शिक्षक के विचार उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि शिक्षक एक विद्यार्थी के बारे में क्या विचार रखता है कि वो कैसा है, तो ये विचार जो है शिक्षक का एक विद्यार्थी के प्रति जो एटीट्यूड है, उसकी जो समझ है, वो भी बहुत हद तक उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कैसे? जब शिक्षक को लगता है कि विद्यार्थी स्मार्ट है, बुद्धिमान है,
ऐसे विद्यार्थियों पर शिक्षक अधिक ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा क्लास में और आपने फील भी किया होगा बहुत बार कि ऐसे विद्यार्थियों पर शिक्षक अधिक ध्यान देते हैं जो क्लास में स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, है ना, सवालों के जवाब बहुत तेजी से देते हैं, हर चीज़ पर सक्रिय सहभागिता करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों पर शिक्षक अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं अपने टीचर का। उनके द्वारा किसी भी सवाल का सही उत्तर देने पर उनकी प्रशंसा की जाती है और ऐसे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के इस व्यवहार के कारण अधिक सीखते हैं। क्यों अधिक सीख रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि शिक्षक का वो ध्यान आकर्षित करते हैं, जवाब देकर, सक्रिय सहभागिता देकर, बहुत अटेंटिव होकर वो उन क्लास में उनका लेक्चर सुनते हैं, सही उत्तर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो शिक्षक के क्लोज हो जाते हैं, निकट हो जाते हैं, या कहिए उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। और देखा गया है बहुत सारे रिसर्चर्स में कि ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो अधिक सीखते हैं दूसरों की तुलना में। ठीक है, इसके विपरीत लेकिन जब शिक्षकों को लगता है कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता कम है, यानी उसका IQ लेवल कम है, उसका भविष्य कम उज्जवल है और वो इन छात्रों के साथ कम समय बिताता है या उन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाता, वो कक्षाओं में पीछे बैठते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी कम सीख पाते हैं। ये जो रिजल्ट आपके सामने निकल के आया कि कौन से विद्यार्थी अधिक सीखते हैं, कौन से विद्यार्थी कम सीखते हैं, ये ऐसे ही बिना बेबुनियाद नहीं है, बल्कि बहुत सारे रिसर्च किए और उनके आधार पर ये सामने आया। एक समाज वैज्ञानिक है जिसका नाम आपके सामने लिखा है रे रिस्ट। रे रिस्ट कहते हैं कि उन्होंने अपने एक अध्ययन में देखा कि जो विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक के निकट बैठते हैं, यानी उन्होंने शिक्षक का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और बेहतर प्रदर्शन किया। यानी आपने देखा होगा कक्षा होती है, कक्षा में जो सीट्स लगी होती है, आगे है, बीच में है और सबसे पीछे हैं। तो बहुत सारे कुछ विद्यार्थी आपने देखा होगा हमेशा आगे बैठना पसंद करते हैं, कुछ बीच की सीट्स पे बैठते हैं और कुछ हमेशा सबसे लास्ट में बैठते हैं। तो एक स्टडी की रे रेस्ट ने एक कक्षा के ऊपर, एक कुछ विद्यार्थियों के ऊपर, उसने देखा, साल भर अध्ययन करने के बाद उसने देखा कि जो विद्यार्थी शिक्षक के निकट बैठते हैं, यानी आगे के फ्रंट बेंचेस पे ज़्यादा बैठते हैं, वो शिक्षक का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। नेचुरली शिक्षक का ध्यान आगे की बेंचेस पे अधिक रहता है और उन्होंने अपने परिणामों में या टेस्ट में या एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। और जो विद्यार्थी कक्षा में शिक्षक से दूर या कक्षा में पीछे बैठते हैं, जिन्हें आप बैक बेंचर्स कहते हैं, वे कमजोर थे और उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। यानी वो आगे वाले विद्यार्थियों की तुलना में उन्होंने काफी कम प्रदर्शन किया, यानी कम मार्क्स प्राप्त किए। वो पढ़ने में आगे वालों की तुलना में कमजोर थे। रिस्ट ने कई वर्षों तक यह अध्ययन जारी रखा और उसने पाया कि प्रारंभिक कक्षाओं में ही विद्यार्थियों को होशियार या कमजोर का लेबल मिल जाता है। यानी जब विद्यार्थी स्कूल जाना शुरू करते हैं और उनका जो क्लास में एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है शिक्षक के प्रति, क्लास में बाकी विद्यार्थियों के प्रति, तो उससे ही शुरू में ही उनको एक लेबल दे दिया जाता है कि क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं या अधिक IQ वाले बच्चे हैं या वीक बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं। उनको एक लेबल मिल जाता है, एक टैग लग जाता है उनके ऊपर कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं या वीक बच्चे हैं, है ना, एक्टिव हैं कि इनएक्टिव बच्चे हैं, शैतान हैं या होशियार हैं। तो इस तरह के जो टैग हैं या लेबल जिसको बोलते हैं, लेबलिंग हो जाती है उन बच्चों के ऊपर प्रारंभिक कक्षाओं में ही। इस तरह कक्षा में विद्यार्थियों का व्यवहार और शिक्षक के साथ उनकी अंतःक्रिया उनके सीखने की क्षमता को तय करती है। समझ में आया? यानी ये मेथड जो है या ये अप्रोच जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये बताता है कि शिक्षक और विद्यार्थियों के जो आपसी संबंध होते हैं, उनका जो आपसी व्यवहार होता है, वो तय करता है कि बच्चे में सीखने की क्षमता कितनी विकसित होती है और बच्चा जो है किस तरह का प्रदर्शन करता है। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं, जो कि फोर्थ पर्सपेक्टिव है हमारा, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या नारीवादी परिप्रेक्ष्य। नारीवादी परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य शिक्षा में लैंगिक असमानता के उपकरण और कारणों के साथ साथ उनके सामाजिक परिणामों को समझना है। यानी ये जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये कोशिश करता है कि शिक्षा में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर इनइक्वालिटी है, लड़का लड़की में जो भेद किया जाता है, एक को अधिक पढ़ाया जाता है, एक की शिक्षा पर बल दिया जाता है, एक की शिक्षा पर नहीं दिया जाता, तो लैंगिक असमानता का एक उपकरण है। वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो लैंगिक असमानता का एक कारण है, एक साधन है, और उसके क्या क्या सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, इन पर ये दृष्टिकोण बल देता है।
इनको समझने का प्रयास करता है कि अगर लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम शिक्षित किया जाता है या उनकी शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है या उनकी शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है तो इसके क्या क्या सामाजिक परिणाम होते हैं या हो सकते हैं, इस बात की चर्चा ये दृष्टिकोण करता है। उनका ये मानना है नारीवादियों का कि समाज के जो अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं, अन्य संस्थान हैं, उनकी तरह शिक्षा में भी महिलाओं के प्रति असमान व्यवहार किया जाता है और उन्हें पढ़ने के असमान अवसर दिए जाते हैं। यानी लड़कों की तुलना में कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उनके साथ अनइक्वल बिहेवियर किया जाता है। ठीक है। नारीवादी विचारक शिक्षा प्रणाली को यानी एजुकेशन सिस्टम को पैट्रियार्कल वैल्यूज के प्रसारण के एक साधन के रूप में देखते हैं। उनका ये मानना है कि शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली है या एजुकेशन सिस्टम है, वो जो पितृसत्तात्मक मूल्य हैं, यानी पुरुष जो है वो महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, और उससे जुड़े जो वैल्यूज हैं वो प्रचार प्रसार करने का एक साधन है शिक्षा, उसको फैलाने का एक साधन है शिक्षा, ऐसा नारीवादी पर्सपेक्टिव वाले लोग सोचते हैं। महिलाओं को औपचारिक या स्कूली शिक्षा में प्रवेश इसलिए काफी देर से मिला क्योंकि उन्हें बहुत समय तक शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से या स्कूली और विद्यालयी शिक्षा से काफी समय तक दूर रखा गया, इसीलिए कि क्योंकि वो लैंगिक असमानता की शिकार रही, उन्हें कम अवसर दिए गए। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका लैंगिक असमानता को बनाए रखना है। उनका ये कहना था कि शिक्षा ने लैंगिक भेदभाव को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देखा जाए तो इस पर्सपेक्टिव के लोग भी शिक्षा को नकारात्मक ढंग से देखते हैं जब वो लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, जैसे कि आपके जो पहले का एक पर्सपेक्टिव था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वो देखते हैं। एक समाज वैज्ञानिक हुए हेटन और लॉसन, उन्होंने तर्क दिया कि अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम क्या होता है? हिडन करिकुलम, यानी जैसे आपने हिडन एजुकेशन पढ़ी थी कि शिक्षा का एक तो प्रत्यक्ष भूमिका होती है कि वो ये काम करती है, एक हिडन यानी छुपा हुआ रहता है कि वो सामने नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा हुआ रहता है कि शिक्षा ये काम भी करती है। तो हेटन और लॉसन कहते हैं कि एक शिक्षा जो है हिडन करिकुलम के माध्यम से स्कूलों में जो पैट्रियार्कल वैल्यूज होती है यानी पितृसत्तात्मक मूल्य होते हैं उनको पढ़ाया जाता है स्कूलों में, है ना। यानी वही चीज की पितृसत्तात्मक मूल्य कौन से हैं कि पुरुष जो है महिलाओं से श्रेष्ठ होते हैं, महिलाएं पुरुष के अधीनस्थ होती हैं, जो महिलाओं के ऊपर पुरुषों की जो सर्वश्रेष्ठता है या सर्वोच्चता है वो पितृसत्तात्मक मूल्यों में शामिल होते हैं। तो उनका ये कहना है कि हिडन करिकुलम जो होते हैं उनके माध्यम से स्कूल पितृसत्तात्मक मूल्यों को पढ़ाते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं, विद्यार्थियों तक। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों में पारंपरिक जो पारिवारिक संरचना है उसका उल्लेख किया, मतलब जो जेंडर रोल यानी जो लैंगिक भूमिकाएं थी कि लड़कों को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, वही जो परंपरागत भूमिकाएं थी लैंगिक आधार पर, उनको स्कूली पाठ्यक्रम पढ़ाता है। कैसे? जैसे नीचे हमने कुछ उदाहरण दी हैं, जैसे पुरुष और महिला के कार्यों का विभाजन किताबों में शामिल रहता है कि महिला घर में काम कर रही है और पुरुष घर से बाहर कमाने जाता है। आप जितनी भी कहानियां देखते हैं उसमें, स्टोरी बुक्स में या कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है जब आप देखते हैं तो उसमें महिला को घर का काम करने वाली और पुरुष को, यानी महिला को माँ और पत्नी के रूप में और पुरुष को जो है बाहर कमाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कार्यों का विभाजन जेंडर के आधार पर किया गया। ऐसे ही खेलों में लैंगिक आधार पर विभाजन भी पाठ्यक्रमों में शामिल होता है, जैसे लड़के और लड़कियों के अलग अलग खेल होना। लड़के जो होते हैं वो बाहर जो गेम होते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, ये सब खेलते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो गुड्डे गुड़िया या घर घर या डॉक्टर नर्स इस तरह के खेल खेलती हैं। इसी तरह लड़कों के लिए अलग खिलौने दिए जाते हैं और लड़कियों के लिए अलग खिलौने उनको दिए जाते हैं खेलने के लिए। लड़कों के लिए जब आप कभी खिलौने लेने जाते हैं, परिवारीजन या कोई भी जब उन्हें गिफ्ट देता है, तो लड़कों के लिए गन है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, इस तरह के गेम्स खरीदे जाते हैं और पजल्स बॉक्स हैं। और लड़कियों के लिए घर घर टॉयज, सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं, इस तरह चॉकलेट बॉक्स हैं, है ना, गुड्डे गुड़िया के खेल हैं, इस तरह की चीजें खरीदी जाती हैं। तो खेलों में भी लैंगिक आधार पर विभाजन
आपके पाठ्यक्रमों में शामिल होता है। नेक्स्ट, लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन भी होता है, यानी लड़कियों के लिए ये और लड़कों के लिए ये। जैसे लड़कियों को सॉफ्ट जॉब करने चाहिए, जैसे नर्सिंग, टीचिंग, कुकिंग। तो एजुकेशन में जब लड़कियों को सुझाव दिया जाता है तो वो नर्सिंग कर लो, टीचिंग कर लो, कुकिंग में अपना कैरियर बना लो, इस तरह का उनको सिखाया जाता है। और लड़कों को हार्ड जॉब, जैसे कि जो डॉक्टर है, मेडिकल हेल्थ में जाना, इंजीनियरिंग करना, MBA मैनेजमेंट में जाना, इस तरह की चीज़ें लड़कों को ऑफर की जाती हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के चुनाव में भी अंतर होता है। आप खुद अभी जब आप लोगों ने BA प्रथम वर्ष में लिया, उससे पहले जब आपने 10th-12th में एडमिशन लिया, तो आपके विषयों का चुनाव जो है आपके लड़का या लड़की होने पर निर्भर किया होगा, है ना। लड़कियों के लिए जैसे कला, सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय सजेस्ट किए जाते हैं, होम साइंस ले लो, समाजशास्त्र ले लो, इस तरह के विषय उन्हें सजेस्ट किए जाते हैं। और लड़कों के लिए विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, वाणिज्य विषय, इस तरह के विषय सजेस्ट किए जाते हैं। तो जो इसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों को ये सारे वैल्यूज सिखाए जाते हैं। आगे देखिए कि कम आयु में विवाह और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़कियों को अक्सर पढ़ाई बीच में छोड़ने को बाध्य होने पड़ता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो लड़कों के लिए तो लोन लेकर भी उन्हें पढ़ाया जा सकता है, लेकिन लड़कियों को जल्दी आयु में विवाह हो जाता है। तो लड़का तो विवाह के बाद भी पढ़ाई कर रहा है, अपना कैरियर बना रहा है, लेकिन लड़की को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। और अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो लड़का लड़की में से लड़के को पढ़ाने पर जोर दिया जाता है, लड़की का पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा कह के उसको ड्रॉप आउट यानी बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हिडन करिकुलम के माध्यम से ही पितसत्तात्मक विचारधारा, अभी हमने पढ़ा कि विद्यार्थियों की चेतना का हिस्सा बनाया जाता है, उनको ये सिखा दिया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से उनको वो ये सीख जाते हैं। जब किताबों में ये पढ़ते हैं कि लड़के का ये काम, लड़की का ये काम, लड़की को ये विषय लेने चाहिए, लड़कों को ये, लड़कों के लिए ये खेल, लड़कियों के लिए, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से ही ये सारी चीजें उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी चेतना में, उनके कॉन्शियस में, उनके माइंड में आ जाता है और उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और महिलाओं के शोषण और उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को भी शिक्षा वैधता प्रदान करती है कि लड़कियों के साथ अगर कुछ भेदभाव होता है या उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो ये तो लड़कियों की किस्मत है, या लड़कियों के साथ तो ऐसा होता ही है। ये सारी चीजें भी एक हिडन करिकुलम के माध्यम से उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। धर्म और जाति के साथ साथ लैंगिक आधार पर निर्मित अनेक पूर्वाग्रहों को, पूर्वाग्रह कहते हैं प्रेजुडिसेस, यानी पहले से ही कुछ कथन जो है उनके लिए निर्मित हो जाते हैं कि लड़के ये, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। तो धर्म और जाति के आधार पर जैसे होते हैं, फला धर्म के व्यक्ति ऐसे होते हैं, फला जाति के व्यक्ति ऐसा करते हैं, वैसे ही लैंगिक आधार पर भी कुछ पूर्वाग्रह समाज में प्रचलित होते हैं जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टीरियोटाइप हमने लिखे हैं, जैसे लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक साहसी दिखाया जाता है। जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई, तो आप देखते हैं कि लड़कों को अधिक साहसी दिखाया जाता है, लड़कियों को दब्बू किस्म का दिखाया जाता है, वो डरपोक है, दब्बू हैं, उस तरह का दिखाया जाता है। शारीरिक रूप से लड़कों को अधिक मजबूत दिखाया जाता है कि लड़के जो है वो फिजिकली स्ट्रेंथन होते हैं, उनमें शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है, और लड़कियों को शारीरिक दृष्टि से कमजोर दिखाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कों को हमेशा लड़कियों को लड़कों की संरक्षण की, उनके साथ की जरूरत होती है। लड़कियां अकेली नहीं जा सकती बाहर। आपने देखा होगा जब कभी आप बाहर जाने की बात करते हैं या देर रात में कहीं जाना होता है तो जो घर में सदस्य होते हैं या अभिभावक होते हैं वो कहते हैं कि भाई के साथ जाओ या पति के साथ जाओ या पिता के साथ जाओ, क्योंकि बाहर आप अकेले नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि आपको शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है। ऐसे ही लड़कों के पास अधिक विकल्प होते हैं लड़कियों की तुलना में। ऐसा माना जाता है कि लड़के तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के पास सीमित विकल्प होते हैं। यही इनमें से ही उसे, कुछ सीमित विकल्पों में से ही उसे चुनना होता है, लेकिन लड़कों के पास अनेक विकल्प हैं। वो किसी भी राह में जा सकते हैं, कोई भी विषय चुन सकते हैं, किसी भी लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। विवाह के संदर्भ में भी लड़कों के पास अधिक विकल्प है, लड़कियों के पास कम विकल्प हैं। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक केयरिंग माना जाता है कि वो देखभाल करने वाली होती हैं, इमोशनल होती हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि लड़कियां इमोशनल फूल होती हैं, यानी भावुक होती हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे रो जाती हैं।
और लड़कों को माना जाता है कि अरे लड़का तो रोता ही नहीं है, लड़का तो शेर होता है, लड़का तो रोते नहीं है, रोने का काम लड़कों का नहीं लड़कियों का होता है। इस तरह के जो पूर्वाग्रह हैं वो लैंगिक आधार पर बने हैं कि लड़कों को स्ट्रांग और लड़कियों को कमजोर। घरेलू मामले में लड़कियों को अधिक रुचि लेने वाला बताया जाता है कि इसीलिए उनको होम साइंस यानी गृह विज्ञान और कढ़ाई बुनाई सिलाई कुकिंग ये वाले विषय सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनली आगे जाकर लड़कियों को यही सब काम करने हैं और लड़कियों की रुचि या उनका जो दिमाग होता है वो भी इन्हीं कामों में चलता है। ये भी माना जाता है कि नेताओं के बजाय लड़कियां जो है अनुयायी बनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, या उनके जो फीचर्स होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं वो अनुयायी बनने में है। क्यों? क्योंकि नेता बनने के लिए आप में तार्किक क्षमता होनी चाहिए, तर्क क्षमता होना चाहिए, और अनुयायी वो होते हैं जो आदेशों को हूबहू पालन करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, जो कह दिया गया उसी को अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं। तभी आपने कई बार सुना होगा, कहा जाता है कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो तो निर्णय नहीं ले सकती, वो तर्क नहीं कर सकती, उनके पास दिमाग कम होता है। ये सब मानने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि नेताओं की बजाय वो अनुयायी बनने में या अनुकरण बनने में अनुकरण अधिक करती हैं। ये इनके अलावा और भी बहुत सारे लैंगिक पूर्वाग्रह हैं जो लड़का लड़की में तुलना करते हुए अंतर करते हैं। तो आप अपने जीवन में आपने बहुत सारे अनुभव किए होंगे, सुने होंगे, है ना। वो सब हम यहाँ पर बहुत सारी आप देखते हैं कि जो अपशब्द होते हैं जिनको आप गालियाँ कहती हैं वो भी लड़कियों के और महिलाओं के नाम पर ज़्यादा होते हैं पुरुष के बनिस्बत। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव है यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्य है वो ये मानता है कि शिक्षा जो है एक तरह से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि शिक्षा में जो हिडन करिकुलम होता है यानी छुपा हुआ जो पाठ्यक्रम होता है वो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें विभिन्न कहानी किस्से के माध्यम से उनके जीवन में, उनके दिमाग में, उनकी चेतना में डाल देता है और फिर लोग इसी को फॉलो करते चले जाते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती चली जाती है। हाँ, एक बात और है कि वर्तमान दौर की जब हम बात करें तब इस तरह के भेदभावों में कुछ कमी देखी गई है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसमें कमी आई है और अब लड़कियों की शिक्षा को भी महत्व दिया जाने लगा है। अब लड़कियां भी अपनी चॉइस के विषय चुन सकती हैं, प्रोफेशंस या जॉब चुन सकती हैं, है ना। तो अब बहुत अंतर आने लगा है, धीरे धीरे इस दिशा में सकारात्मक कदम भी उठने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब आप जब दोनों वीडियो देखेंगे, इससे पहले का पार्ट सेकंड और ये पार्ट थर्ड, जिसमें हमने 4 पर्सपेक्टिव्स की चर्चा कर ली, आपके फंक्शनल यानी प्रकार्यवादी, संघर्षवादी, आपका ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, प्रतीकात्मक प्रत्यक्ष अंतःक्रियावादी, और लास्ट वन इज फेमिनिस्टिक यानी नारीवादी। ये चारों परिप्रेक्ष्य जब आप पढ़ेंगे और इन चारों दृष्टिकोणों से आप शिक्षा को देखने की कोशिश करेंगे तब आप अंतर कर पाएंगे कि कौन सी विचारधारा और कौन सा परिप्रेक्ष्य किस शिक्षा को की भूमिका को किस तरह से समाज में देखता है। ठीक है बच्चों, एक बार इन चारों पर्सपेक्टिव को एक बार समझना और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको पॉइंट आउट करना और फिर सवाल जवाब करने की कोशिश करना। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि शिक्षा को इन विभिन्न दृष्टिकोणों से आपने समझने का प्रयास किया होगा। थैंक यू बच्चों।